स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जो है बोनेट खोल के दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर आज जो है बात करने वाले हैं, स्पेशली ईवी के बारे में। वो जो है आप एक लगा के चलो यूनिवर्सल वीडियो है, टियागो ईवी से ही रिलेटेड नहीं है। अगर आप कोई भी ईवी कंसिडर करते हो वो सारी ईवी पे जो है एप्लीकेबल होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम जो है ईवी का बोनेट देखेंगे कि ये जो बोनेट ओवरऑल सारी चीज़ें देखती हैं हमें, उनका नाम क्या है, उनकी वर्किंग क्या है और क्या कुछ इसमें जो है प्लेस किया गया है, सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में हम समझेंगे। थोड़ा सा स्टैंड को लगा देते हैं, एक सेकंड। थोड़ा सा एक हाथ से लगाना थोड़ा सा मुश्किल वाली चीज़ तो है, थोड़ा सा इसको मैंने स्टैंड पे लगा दिया है। तो आज हम समझेंगे ओवरऑल इस बोनेट के अंदर आपको ईवी में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। साथ के साथ पार्ट्स का थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे कि जौन से पार्ट्स इसमें प्लेस किए गए हैं उनकी वर्किंग्स और वो किस लिए जो है इसमें यूज़ किए गए हैं। और तीसरी चीज़ की बात करें तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो आपको नॉर्मल अपने आईसी इंजन के कंपैरिजन में डिफरेंट देखने को मिलते हैं कि ईवी के अंदर। अपने चौथे टॉपिक की बात करें जिस बारे में हम समझेंगे आज, वो है कि ईवी इतनी क्विक कैसे है एक आईसी इंजन के कंपैरिजन में। अगर आप नॉर्मल सेम इसी से कंपेयर कर लो कि टियागो का पेट्रोल आईसी इंजन वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो क्यों एक ईवी जो है एक्सेलरेशन इतना फास्ट कर लेती है एक अपने पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में, या आप कोई सा भी इंजन ले लो। और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, मैं बता देता हूं कि हम थोड़ा सा चार्जिंग पोर्ट पे भी चलेंगे कि ओवरऑल चार्जिंग पोर्ट के थोड़े से स्पेसिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और लास्ट चीज़ इस टॉपिक की, ओवरऑल 6 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है कि क्यों जो हमारी ये वाली ईवी है, स्पेशली जो हमारे आम लोगों के लिए जो है टाटा ने निकाली है या एक कॉमर्शियल में आती है एक्सप्रेस टी करके, उन दोनों में मोटर का डिफरेंस क्यों है। इसमें हमें सिंक्रोनस मोटर देखने के लिए मिलती है, अदरवाइज अगर आपने एक्सप्रेस टी वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपको जो है इंडक्शन मोटर देखने को मिलती है। दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, सब चीज़ों की बात जो है आज इस वीडियो में करने वाले हैं। 6 के 6 टॉपिक्स समझेंगे आज की वीडियो में। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करना और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इस टाइप की वीडियो जो है जाएं। उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो लोग ईवी को लेने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि ओवरऑल सारा पैकेज कैसा जो है बोनेट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बता देता हूँ मेरा नाम सौरभ है और ऐसे ही मैं ईवी के ऊपर डिफरेंट टाइप की वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। अगर आपको ईवी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जो है शो कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैंने बोनेट खोल ही लिया है तो आपको दिख ही रहा होगा क्या कुछ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको जीरो से लेकर एंड तक क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको ये यूनिट देखने के लिए मिलेगी अपनी 12 वोल्ट की, एक जो है इसके अंदर बैटरी है। सबसे पहले चीज़ तो मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ इसको। अगर आप पेट्रोल गाड़ी से जो है कंपेयर करोगे एक ईवी को तो मेनली आपको बस एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, पावर ट्रेन। पावर ट्रेन के अलावा इसमें ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो सेम टू सेम है, एक दो को छोड़ के। जैसे बात करें, एक 12 वोल्ट की सप्लाई है इसके अंदर और एक जो है अपनी हाई वोल्टेज वाली सप्लाई है। हाई वोल्टेज से याद आया, एक छोटा सा क्वेश्चन था कमेंट में पूछा था, उसको क्लियर कर देते हैं फिर मैं आपको इस टॉपिक पर लेकर चलूँगा। कि कुछ लोगों का कहना है कि इसके अंदर 11,000 वोल्ट की सप्लाई चलती है। तो भाई साहब मैं बता देता हूँ, 11,000 वोल्ट को झेलने के लिए जो इसमें ये वायर लगे हैं ना, इससे कितने मोटे मोटे तार चाहिए। आपने जो ऊपर ओवरहैंग वाली लाइन देखी होंगी वो भी देखी होंगी, 11,000 की कितनी तगड़ी तगड़ी केबल्स जो होती हैं। तो भाई इतना उनमें मत पड़ो, 11,000 की लाइन नहीं है ये, 340 वोल्ट के आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। तो इतनी जो है आपको पावर सप्लाई इसकी जो है डीसी करंट में देखने के लिए मिलेगी। वो जो है 12 वोल्ट है और जो मेन इसकी बैटरी है वो 340 के आसपास है, अपने जो डीसी करंट जो है देती है। तो ये थोड़ा सा मेरे को जो क्वेश्चन था आप लोगों ने पूछा था वो क्लियर कर दिया। तो बात करते सबसे पहले तो मैं बताया ये आपकी 12 वोल्ट वाली बैटरी है। ये आपको सबसे पहले देखोगे तो थोड़े से डिफरेंस दिखेंगे। ये कूलेंट, ये वाला कूलेंट है इसके बैटरी का। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला कूलेंट जो है ऑलमोस्ट 90% टाइम ऑन ही रहता है। इसके पंप भी चलती रहती है क्योंकि बैटरी को कूल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही बैटरी जो है काम करती है। तो कई आपने ओलाज वगैरह आ रही हैं, आपने देखा होगा आग वाग लग रही है, और टाटा में कभी एक शिकायत नहीं आई है कि आग वाग लगे, या एक अगर लगी है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मैंने स्पेशली नहीं देखा है। तो वो सिर्फ इसकी बदौलत है, इसकी और बैटरी की टेक्नोलॉजी दोनों की बदौलत की वजह से जो है बैटरी इतनी रिलायबल है टाटा की। तो ये तो मैंने बता दी, ये ऑलमोस्ट 90% टाइम पे चलता रहता है। इसकी पंप भी लगी हुई है, आप नीचे देख लो, ये जो दिख रही होगी आपको, फोकस करके दिखा देता हूँ। इस पंप का काम इतना है कि जितनी भी पूरी बैटरी में जो नेटवर्क बना हुआ है कूलिंग सिस्टम का, उसको पूरा सप्लाई ओवर चेन बना दे कि यहाँ से अपना जो है कूलेंट जाएगा, पूरा ऐसे घूम के सर्कल जो है कंटिन्यूटी में चलता रहे।
और इस वाले कूलेंट की बात करें तो ये हमारे मोटर का है। मोटर को ऐसा सच इतनी जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है कूलिंग वगैरह की, तो ये कभी कभी काम करता है। रेडिएटर फैन वगैरह जो है सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है। एक और थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसका थोड़ा सा आपको रेडिएटर भी बड़ा देखने को मिलेगा एक नॉर्मल कार के कंपेरिजन में, अगर सेम आप टिगोर से अपने टियागो से कंपेयर करोगे। अब और चीज़ों की बात करें तो ये मैंने बताया इसका बहुत बड़ा रोल है इस गाड़ी में। इसको देखो ये 3 चीज़ों की कंप्लीट यूनिट है। आप पढ़ना चाहो तो मैं एक सेकंड पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। आप एक बार देखो, मैं फोकस कर देता हूँ, एक सेकंड फोकस में। अब आप पढ़ लो, देखो इस पे क्या क्या लिखा है। एक ये PDU है प्लस DCC डी कन्वर्टर है, OBC है। ये 3 in 1 एक तरीके की यूनिट है। अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहो तो ये एक तरीके का दिल है इस गाड़ी का। सारे जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं गाड़ी के, इनपुट आउटपुट और जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब जो है इसका ही वर्किंग है। इसमें सारे जो है इनपुट आ रहे हैं, इसी में से आउटपुट जा रहे हैं। तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा पहले, पर फिर भी बता देता हूँ। तो एक मेन यूनिट आपको ये देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये देखने को मिल सकता है कि ये इसमें जो अपने हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स आते हैं वो चलते हैं इलेक्ट्रिक पे, और जबकि नॉर्मल जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें चलते हैं इंजन के बेसिस पे। बेल्ट पुली का सिस्टम या कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट कहीं ना कहीं इसका आप एक शॉट देखना, रनिंग शॉट, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं ये वाली जो बात बता रहा हूँ ना कि ये अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये आवाज़ भी करता है, तो ये मेन इसकी हाइड्रोलिक पंप है जो कि मेन मास्टर सिलेंडर को जो है अपनी पावर जो है सप्लाई करती है। ये ABS यूनिट है, ये नॉर्मल आप सभी को पता होगा। ये मेन कनेक्शन है। ये जो है अपनी जो हाई वोल्टेज वाली बैटरी है उसके जो है फ्यूजेस है। अगर कभी आपको कुछ वर्क वगैरह करना हो या कभी कोई दिक्कत आ जाए तो इन फ्यूज को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैनुअली डिस्कनेक्ट जो है यहाँ से कर सकते हो तो पावर सप्लाई कट जाएगी। तो ये हो गई बेसिक सी चीज़। और बात करें तो देखो एक ECU यूनिट आपको देखने को मिलेगी। ये ECU यूनिट अगर नॉर्मल गाड़ियाँ भी देखी होंगी उसमें भी सेम आती है और इसमें भी सेम वर्किंग है। ओवरऑल ये सारे कमांड्स वगैरह जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह से जिस तरीके से यूज़ होता है, सारे इनपुट आउटपुट और सबको, मतलब ओवरऑल माइंड मान सकते हो, एक तरीके का माइंड है ये पूरी गाड़ी का, जिसकी वजह से जो है ये पूरी गाड़ी स्मूथली जो है परफॉर्म कर पाती है। तो ये हो गई। और नीचे बात करें लास्ट चीज़ की तो इसमें आपको एक मोटर देखने को मिलती है। पावर वगैरह तो मैंने कई बार बताई, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, आप उसको देख लेना। सारी चीज़ें जो है आपके क्लियर हो जाएंगी। लास्ट चीज़ रह गई एक और, तो इसमें कंप्रेसर आप यहाँ से देख लो, येलो कलर का वायर दिख रहा होगा, तो वो जो है इसका मेन कंप्रेसर है जो AC वगैरह चलाने के काम में आता है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ रह गया तो मेनली मैंने आपको मोटा मोटा सारी चीज़ें बता दी, बैटरी वगैरह बता दी, ये फ्यूज़ वगैरह है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं कवर। अब चलते हैं डिटेल में एक एक चीज़ के कि कैसे कैसे सारी वर्किंग है। वायर्स का समझा देता हूँ, फिर सारे जो एक चीज़ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये वाली बैटरी जो है कैसे चार्ज होती है, उसका भी सारा बताऊँगा, और फिर चलेंगे अपने चार्जिंग पोर्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इससे ही, क्योंकि सबसे फ्रंट में आपको ये दिखेगा। तो जो मेन अपनी बैटरी से इनपुट आ रहा है वो आप यहाँ से देख लो, ये वाला जो मेन इनपुट है जो कि बैटरी से आ रहा है, इसके अंदर फीड हो रहा है। उसके बाद जितने भी आपको ये वायर दिख रहे हैं वो सारे आउटपुट वायर हैं। जैसे ये वाला समझोगे तो ये मोटर का है, डायरेक्ट मोटर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको 3 ऑरेंज वायर देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ बता देता हूँ, ऑरेंज वायर जितने भी हाई वोल्टेज सप्लाई है 320 पे चलने वाली, वो सारे आपको ऑरेंज में देखने को मिलेंगे। बाकी जो है नॉर्मल सर्किट्स है, बाकी 12 वोल्ट वाला या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन, इंफोटेनमेंट वगैरह, वो जितने भी होते हैं गाड़ियों में, वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बात करें अपने इसकी तो ये अपना है, देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि कंप्रेसर वाला, इससे जो है मेन अपना कंप्रेसर कनेक्टेड है। नीचे 2 वायर्स हैं, इसमें भी आपको 2 वायर्स ही देखने को मिलेंगे। और बात करें लास्ट इस वाली चीज़ की तो ये है आपका AC इनपुट, आपको दिख रहा होगा। इसका काम इतना है कि जो मेन आपके जो अपना 3.3 किलोवाट या अपने 7.2 किलोवाट वाला चार्जर जो कनेक्ट करते हो, वो यहाँ पे इनपुट आएगा, ये चीज़ उसको DC में कन्वर्ट करेगी और DC सप्लाई डायरेक्ट आपकी बैटरी में जाएगी। तो उस तरीके से जो ओवरऑल बैटरी चार्ज होती है, ये चीज़ मैं आपको ना जब चार्जिंग पोर्ट पे जाऊँगा तो एक्जैक्ट क्लियर करके बताऊँगा सारी सिस्टम जो है कैसे काम करता है। तो ऑन बोर्ड इस तरीके का आप समझ सकते हो, ये एक तरीके का ऑन बोर्ड चार्जर लगा हुआ है जो कि AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज कर देता है। बट अगर आप सेम केस में अगर DC चार्जर से चार्ज करते हो तो ये वर्किंग में नहीं आता है। मेन DC की DC सप्लाई जो है आपकी बैटरी में डायरेक्ट चली जाती है। तो ये चीज़ हो गई। और ये देख रहे हो आप, ये लाल कलर का कैप है, इसके ऊपर ये समझ लो ये प्लस है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपकी इस वाली बैटरी से। तो इससे जो है ये वाली बैटरी जो है चार्ज होती है। और ग्राउंड जो है आप ये देख लो, यहाँ पे जो है डायरेक्ट ग्राउंड है और ये जो है बॉडी से ग्राउंड है, तो न्यूट्रल इस तरीके से काम कर जाता है। ये बैटरी हो गई, ये बता दिया। लास्ट चीज़ रह गई, ये वाली चीज़ रह गई लास्ट, ये वाला जिसपे लिखा हुआ है PTC। इसका काम क्या है, जितनी भी इनपुट पावर है जो कैबिन के अंदर जा रही है, क्योंकि जितनी भी मेन पावर सप्लाई है अंदर तक जाने के लिए वो सिर्फ एक वायर से कनेक्टेड है, वो है ये। सारा का सारा कम्युनिकेशन सिंगल वायर से होता है। तो ये चीज़ ओवरऑल क्लियर हो गई। बाकी ये आप देख रहे हो सारे कम्युनिकेशन के लिए हैं। ये आप देख रहे हो कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि इसको भी कूलिंग के लिए ज़रूरत है। यहाँ पे हाई करंट का वोल्टेज का स्टिकर दे
देख भी सकते हो, ये भी किसी अदर ब्रांड का है, पढ़ना चाहो तो VALEO कोई वैल्यू कंपनी का जो है ये ओवरऑल सिस्टम है, क्योंकि कई पार्ट्स इसमें जो है टाटा ने खुद नहीं बनाए हैं, टाटा ने अलग आउटसोर्स कंपनी से जो है खरीदे हैं। तो ये डिटेल हो गई। और लास्ट अपनी मोटर की बात करें तो मैंने मोटर आपको दिखाई दी थी। तो ये सारी चीज़ें थी एक ईवी के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलती हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया है कि सारी वर्किंग कैसे कैसे है। अब चलते हैं मेन डिटेल में अपनी मोटर के बारे में। मोटर में आपको मैं समझा देता हूँ कि मोटर जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि इसमें आपको एक AC मोटर देखने को मिलती है और जो नॉर्मल आती है उसमें आपको इंडक्शन मोटर देखने को मिलती है। उसका फ़र्क सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर और इसके अलावा जितनी भी EVs आती हैं, नेक्सॉन हो गई, ZS EV हो गई या और हाई एंड EV आ गई, तो उसके अंदर आता है रीजनरेशन लेवल। अब रीजनरेशन लेवल को लगाने के लिए हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्योंकि मोटर की कैटेगरी में डिवाइड करें तो सबसे पहले एक आती है हमारे पास सिंक्रोनस, दूसरी आती है इंडक्शन। इंडक्शन मोटर में आपने देखा होगा जो रोटर रहता है वो, अगर थोड़ा सा ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, खैर इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, थोड़ा समझा देता हूँ। सिंक्रोनस मोटर का मेनली पर्पस इसमें लगाने का ये है कि ये मोटर जब आप इनपुट दोगे तो एज अ मोटर काम करती है, और अगर आप इनपुट हटा दोगे तो एज अ ये जनरेटर भी काम कर लेती है। ऑन द अदर हैंड इंडक्शन मोटर की बात करें तो वो हमेशा मोटर की कैटेगरी में ही रहती है, वो कभी जनरेटर नहीं बन सकती। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वगैरह करने पड़ेंगे, तब वो एज अ जनरेटर काम करेगी। तो मेनली ये डिफरेंस था कि इसमें सिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इसमें जो है अपना रीजनरेशन लेवल देने थे। और जो एक्सप्रेस टी या कॉमर्शियल में आती हैं उनके अंदर इंडक्शन मोटर होती है, और इंडक्शन मोटर थोड़ी सी कम आपने देखी होगी, पावरफुल तो थोड़ा सा गलत कह रहा हूँ, पावरफुल तो अगर आप मोटर बनाना चाहो तो एक्स्ट्रा भी बना सकते हो। तो उनका थोड़ा कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसमें जो रोटर, अब मैं फिर से वही रोटर वाली बात है, रोटर का मेनली थोड़ा डिफरेंस है, ये समझ लो आप। इसमें जो रोटर रहता है, अगर आपने ड्रिल मशीन वगैरह देखी होगी जो घर पे कॉमर्शियली यूज़ होती हैं, तो उसमें जो अगर आपने रोटर कभी भी इमेजिन किया हो तो उसमें जो कॉपर वाइंडिंग वगैरह रहती है। ऑन द अदर हैंड इंडक्शन मोटर में जो है जो रोटर रहता है उस पर कॉपर वाइंडिंग नहीं होती है, वो स्लॉटेड टाइप का होता है। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा मोटर के केस में, तो ये चीज़ आप समझ लो, बेसिक थी ये चीज़ें थी। सो मोटा मोटा जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे उनमें से 4 से 5 टॉपिक ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक रह रहा है चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड, वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़। कई लोग ईवी को ये सोचते हैं कि डर है करंट वगैरह लग जाएगा, तो भाई सोच लो, मैंने देखो आपको सारे छू के दिखा दिया, अभी ईवी ऑन भी है, कोई भी करंट लगने का डर नहीं है। अदर हैंड ये देखो कि आप डायरेक्ट वायर ही छूने लगोगे तो थोड़ा सा आपको डर है, नहीं तो अगर आप नॉर्मली टच कर लोगे कहीं भी तो ऑलरेडी जो है टाटा ने इतना ध्यान दिया है कि ये जो है प्रॉपर आइसोलेटेड है, इसमें आपको कहीं भी शॉक वगैरह लगने का डर नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको यहीं पर क्लियर करके बता देता हूँ। मोटा मोटा सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब ओपन करते हैं इसका चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट में आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पोर्ट में कैसा वो है, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट कहीं कहीं आपको मेन लगेगा जब मैं आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट से जुड़ी हुई जो है आपको ये वाली सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि चार्जिंग के रिलेटेड टाइम पे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं और कैसे कैसे करती हैं, तो वो चीज़ें। और ये मैंने आपको बता दिया मेन इसका गाड़ी का जो है हार्ट मान सकते हो, इससे सारी जो है सप्लाई ओवरऑल काम करती है। रनिंग शॉट में आपने देख लिया होगा, ये चीज़ मैंने आपको सारी बताई दी थी। ABS यूनिट, बाकी ज़्यादा कुछ ऐसा सच इसमें है नहीं। अपना ECU है, ECU वगैरह जो है टाटा अपने खुद से बनाता है, बोस के कोलैबोरेशन में साथ में जो है बनाया है। मोस्टली जितने भी ECUs हैं वो बोस के कोलैबोरेशन के साथ ही बनते हैं। उससे पहले ये जो आप सर्किटरी देख रहे हो इसका भी फंक्शन जो है आपको जब चार्जिंग पोर्ट पे जाऊंगा तब समझ में आएगा कि एग्जैक्ट जो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। चलते हैं मेन चार्जिंग पोर्ट पे। चार्जिंग पोर्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे, उनका डाउट क्लियर करते हैं। तो चार्जिंग पोर्ट वैसे मैंने खोल के तैयार रख रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने कई बार आपको हाईलाइट करके बताया कौन से टाइप का चार्जर है, वैसे फिर भी बता देता हूँ। ये CCS स्टैंडर्ड टाइप 2 का चार्जर है, तो इस वजह से ये जो है फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेती है। DC का आप नीचे देख रहे हो, DC में आपको नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज़ें देखने को मिलती है। साथ के साथ इससे जुड़ी हुई एक चीज़ बताऊंगा ना, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगी। और ऊपर वाला जो है वो AC चार्जर है, ये दो चीज़ों को सपोर्ट कर लेती है, एक 3.2 किलोवाट के, और दूसरे अपने चार्जर की बात करें तो जो 7.4 किलोवाट का चार्जर आता है ये उसको भी सपोर्ट कर लेती है। तो उसको सपोर्ट इस तरीके से कर लेती है ये, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए मेनली चाहिए होता है DC करंट, और DC करंट कन्वर्ट करने के लिए जो मेन यूनिट मैंने आपको दिखाई थी, जो इसका जो तीनों काम जो कर लेती है, ऑन बोर्ड चार्जर जो इसके अंदर लगा हुआ है, मेन काम उसका ये है कि यहाँ से जो आप AC सप्लाई दोगे, या तो वो 3.2 किलोवाट की हो या 7.4 किलोवाट की, वो उसको एग्जैक्ट कन्वर्ट कर देगी DC में, और जो है इस तरीके से आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। कई लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा था कि अर्थिंग के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई देख लो इतने हाई वोल्टेज पे काम करती है, 340 वोल्ट ऑलमोस्ट है, और जो मेन सप्लाई आप देते हो 240 की, उससे भी कहीं ना कहीं डर है। अगर वो कहीं से भी लीकेज हो गया करंट का, और आपने गाड़ी ऑलमोस्ट बनी हुई है लोहे की, कहीं भी टच कर लिया, तो ये लगा लो कितना सीरियस केस जो है इसका बन सकता है।
है, तो इसीलिए गाड़ी को अर्थिंग की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है। अर्थिंग भी नहीं भी होगी और आप इसको अपने लैब वगैरह में टेस्ट करो या जब टाइम पे टाटा ने इसको बनाया होगा तो उस टाइम पे ये बिना अर्थिंग के भी चार्ज हो जाएगी। अर्थिंग का मेन सॉल्यूशन क्या है कि ये जो मेन पिन आप देख रहे हो ये अर्थिंग वाली है, इसको जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा अर्थिंग का तो ये गाड़ी चार्ज नहीं होती है। इसके अलावा ये दो साइडों के जो पॉइंट्स है वो इसके न्यूट्रल फेज है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और लास्ट ऊपर दो वाली पिन बात करें, ये छोटी छोटी वाली पिन, तो इन पिन का मेन काम है कि ईवी को कम्युनिकेशन कैसे मिलेगा एक चार्जर से और ईवी के कितनी % गाड़ी चार्ज है, किस रेट से चार्ज हो रही है, कि ओवरहीट तो नहीं हो रही। क्योंकि इस गाड़ी में ऐसा भी सिस्टम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर चार्जर हीट हो रहा है तो गाड़ी जो अपनी चार्जिंग स्पीड को कट कर लेती है या ऑलमोस्ट बंद ही कर देती है। इतने सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है इसके अंदर लिए गए हैं, तो वो सिर्फ हो पाता है इन दो पिन की वजह से, जिन पिन की वजह से ये जो ऑलमोस्ट गाइड कर लेती है। इन पिन को मेरी लैंग्वेज में आप समझ लो कि ये गाइड पिन है कि ओवरऑल ईवी और चार्जर को क्या कुछ गाइड करना है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो इन दो पिन की वजह से हो पाता है। और ये पिन जब भी काम करती हैं, जब आप डीसी सप्लाई में इनपुट देते हो तभी आपने वो चार्जर देखा होगा जब मैंने आपको दिखाया था कि उनके साथ साथ नीचे के जो दो पिन होते हैं अपने नेगेटिव पॉजिटिव वाले, वो उसके साथ ये भी कनेक्ट होते हैं। और इन 3 पिन का कोई लेना देना नहीं है, जब आप एसी चार्ज करोगे तब ये पिन जो है ओवरऑल काम करती हैं। इस तरीके से एसी में आपको 5 पिन मिलेंगी और डीसी में अपनी जो है 2 3 4 5 पिन, सेम 5 पिन का जो है कॉन्सेप्ट है। लास्ट चीज, वीडियो एंड करने से पहले कई भाइयों का कमेंट था पंच ईवी को लेके आपका क्या मानना है, तो उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 20 जनवरी, तो आज सेम डे वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भी देख लिया है, पंच ईवी जो टाटा ने ऑफिशियल जो है लॉन्च कर दिया। और जो मीडिया वगैरह ड्राइव्स पे, ड्राइव्स तो नहीं कह सकते, ओवरऑल जो वॉक अराउंड है ऑलमोस्ट जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं या मीडिया वाले हैं उन्होंने ऑलमोस्ट वो वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं। मैंने ईवी पहले ही देख ली थी, टाटा पंच की बात कर रहा हूँ, नेक्सॉन थोड़ा सा गलत से निकल गया। तो सीन ऐसा है पंच के केस में, जो भाई लोग जानना चाहते थे, तो सबसे पहली बात तो पंच ईवी में आपको एकदम ऑल न्यू ईवी जो प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जो है एक्टिव नाम से टाटा ने लॉन्च किया है। जब ऑफिशियल कार जो है शोरूम्स पे आ जाएगी तो डिटेल्ड में भी बात करेंगे, सारे वेरिएंट्स देखेंगे ओवरऑल कैसे डिफरेंस है। तो डिफरेंस में 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, अपना कंपैरिजन कर लेते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड करने से पहले कि अगर आप टियागो ईवी से डेफिनेटली कंपेयर करते हो या आप नेक्सॉन से कंपेयर करोगे पंच को, तो बहुत मेजर आपको फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मेन चेसी है गाड़ी की वो प्रॉपरली एक ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिजाइन की गई है, ईवी को माइंड में रख के बनाया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसमें बहुत आपको बेटर मिलेगी। बट इन द सेम केस अगर आप नेक्सॉन की बात करोगे तो नेक्सॉन में फिर भी ठीक है कि बैटरी जो है फ्लोर में प्लेस की गई है। बट अगर आप सेम केस में बात करोगे एक अपनी टियागो ईवी में, तो टियागो ईवी के केस में बैटरी जो है आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज इन ईवी में फील हो सकता है। अगर आप सेम केस में पंच को चलाओगे तो पंच आपको बहुत लाइट बढ़िया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ आपको फील होगी, हैंडलिंग आपको उसमें बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी, साथ में ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा आएगा। और जो आपको सबसे मेजर क्वेरी रहती है कि ईवी को लेने के बाद के चार्जिंग और रेंज एग्जाइटी, तो उसके अंदर आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। मीडियम रेंज जो कि सेम आपको 315 किलो अपने जो है रेंज के साथ आएगा किलोमीटर्स के, और जो इसका बड़ा वाला पैक है आई थिंक 30 के आसपास किलोवाट है कि 35 एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, फिर भी मैं जब वो ऑफिशियली जो कार आ जाएगी शोरूम्स पे तो तब डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें जो है थोड़ा सा लार्ज रेंज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट सेम अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इसमें एक ही ऑप्शन आता है 315, और चलती ये खींच करके 200 किलोमीटर है, तो आप लगा के चलो जिसमें 420 के आसपास क्लेम कर रहे हैं, 421, तो कहीं ना कहीं वो आपको लगा के चलो 280 300 310 के आसपास इजीली रेंज दे देगी। तो फिर भी ठीक है, चार्जिंग स्पीड वगैरह सेम है, और कई इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंज करें हैं, तो ओवरऑल अभी तो मेरा फिलहाल यही कहना है। और एक भाई का बहुत बेहतरीन कमेंट आया था कि भाई बोल रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं जाते हो लॉन्च इवेंट्स वगैरह में, जैसे टाटा के मीडिया ड्राइव्स वगैरह पे। तो भाई देखो उसका सेम कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक देखो मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है, और मेरा मन कभी कभी करता है कि हाँ मेरे को बुलाएं तो फिर मैं जाऊं भी, बट यार वो बुलाते नहीं है। देखो साफ सीधी बात है, अभी तक ना मेरे पास कभी ऐसा ईमेल आया है। शोरूम बेसिस पे तो ज़रूर से बुला लेते हैं, जैसे क्रेटा वगैरह की लॉन्चिंग हुई थी या फिर जब टियागो ईवी स्पेशली लॉन्च हुई थी, तो जो मेरे आसपास के जितने भी शोरूम्स हैं उसमें तो ये लोग जो हैं शोरूम जानते हैं तो बुला लेते हैं। बट ऊपर से जो मेन टीम है वो नहीं बुलाती, अगर बुलाएगी तो मैं ज़रूर से जाऊँगा। बट अभी जैसे रिसेंट में आज एक वीडियो देख रहा था मैं गगन भाई की, गगन चौधरी, अगर आपने देख
देखा हो तो वो भी बहुत बड़े अच्छे खासे क्रिएटर हैं, गाड़ियों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो उनकी वीडियो में देख रहा था कि जैसे आज क्या है वो वॉक अराउंड वीडियो डाल रहे हैं और 24 तारीख को वो डालेंगे उसका ड्राइव इंप्रेशन। मतलब वो भी बोल रहे थे मेरा भी सेम है, कभी कभी देख के लगता है कि ठीक है भाई अपनी जगह पे कम से कम ऐसा तो नहीं कि कंपनी के दबाव में आके काम करना पड़ेगा कि जब वो बोलेंगे कि वॉक अराउंड डालो, जब वो बोलेंगे ड्राइव डालो, अब तुम नहीं डाल सकते, अब अपलोड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है अगर आप कंपनी के साथ मिलकर काम करते हो तो ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल लास्ट चीज़ थी आज की वीडियो में। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मोस्टली मैंने ये वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है कि एक ईवी के बोनेट में आपको क्या कुछ पार्ट देखने को मिलते हैं, उनकी वर्किंग्स कैसे हैं और क्या कुछ डिफरेंट है एक नॉर्मल आईसी इंजन के कंपैरिजन में। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो इसके अलावा भी तो कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगा। तो मिलते हैं इसी एक और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लेना।